डर से भी बड़ा डर। संध्या काल का समय था। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था, कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। भय और घबराहट के कारण लघुशंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था मेरा, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। मैं हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंककर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था। तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भारी हुई थी।
यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुदा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका। जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ, इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच न पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्मवेशधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुनाकर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक ले छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अक्षरश सच होगा। आलोक कपूर अपने ऑफिस में बैठे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? एक खूबसूरत लड़की लगभग 20-25 साल की उम्र दरवाजे पर खड़ी जवाब का इंतजार कर रही है और आलोक एक टक उसे घूरे जा रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। आलोक अतीत की यादों में खो जाते हैं। मैं आई कम इन सर? उसे देखते ही आलोक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगा सीने से निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। आलोक एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर उसे कुर्सी देते हैं। बैठने का इशारा करके खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आलोक जवां धड़कते दिल का मालिक, ऊंची चौड़ी कद काठी, घुंघराले बाल, गोरा रंग, दूध सा सफेद कोट पैंट, उस पर लाल रंग की कमीज और लाला टाई। लड़की भी उसे अवाक सी देख रही है। अचानक दरवाजा खुला तो दोनों की तंद्रा भंग हुई। जी शाह साहब लाइए। उसके बाद वो लड़की से पूछते हैं कि वो कौन है और क्या चाहती है। आपका बहुत नाम सुना है सर, आपने जो नारी आश्रम बनाया है मुझे वहीं रख लीजिए प्लीज। मेरा कोई भी सहारा नहीं, ना माता पिता, ना कोई सगा संबंधी। जरूर सर, धन्यवाद सर। अक्षिता को आलोक ड्राइवर के साथ नारी आश्रम भेज देता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अक्षिता ही छाई है।
ना जाने उस रूप सुंदरी में ऐसी कौन सी कशिश है कि दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। 2 दिन बाद उसे एक फ्लैट लेकर दिया जाता है जो आलोक के घर के रास्ते में ही पड़ता है। आलोक सुबह आते हुए अक्षिता को साथ ले आता है और जाते समय उसे छोड़ देता है। अक्षिता जब भी लंच करने बैठती आलोक भी उसकी टेबल पर जाकर बैठ जाता और उसका लंच बड़े चाव से खाता। इस तरह धीरे धीरे आलोक को अक्षिता के हाथ का खाना इतना अच्छा लगने लगा कि वो रोज अक्षिता से ही कहता लंच लाने को। कभी कभी तो जाते हुए थोड़ी देर अक्षिता के पास रुक जाता, उससे बातें करता रहता। जी सर, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी हरारत महसूस हो रही है, तो आज ऑफिस नहीं आना था। अक्षिता लंच टाइम तक काम पूरा करती है और जाने को आलोक से इजाजत लेती है, तो आलोक कहता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कोई साधन तो मिलेगा नहीं जाने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट रूम में आराम कर लो, आज ऑफिस जल्दी बंद करके तुम्हें छोड़ दूंगा। अक्षिता तुम आराम करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। अरे नहीं सर, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अक्षिता मुस्कुराते हुए ओके दोस्त। अक्षिता बेडरूम में जाकर लेट जाती है। लेटते ही वो गहरी नींद में सो गई। आलोक जब चाय लेकर आया तो अक्षिता को इस तरह सोए हुए देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। अक्षिता ने करवट बदली तो आलोक का एक हाथ उसके सीने के नीचे आ गया। अब तो आलोक का तन बदन इश्क की गर्मी से झुलसने लगा। काबू ना रहा खुद पर और 2 जवां जिस्म प्यार की आग में झुलस गए। दुनिया की सब दीवारों को तोड़कर एक हो गए दोनों। 1 महीने बाद आलोक, मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ, मैं भी तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। आलोक, तो अब हमें इस प्यार को कोई नाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार मेरी कोख में आ चुका है। इसी उधेड़बुन में 6 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद ही आलोक अक्षिता को ऑफिस आने के लिए मना कर देता है, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए, और घर पर उसे हर सुविधा मुहैया कराता है। अक्षिता को 7वें महीने ही डिलीवरी हो जाती है और एक सुंदर सी प्यारी गोल मटोल गुड़िया जैसी बेटी जन्म लेती है। आलोक बहुत खुश है, अक्षिता भी, लेकिन अचानक आलोक को लगता है कि कब तक इस रिश्ते को निभाएगा। अक्षिता भी बार बार शादी के लिए कहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी को पिता की नाम मिले, समाज में एक पहचान मिले जो आलोक देना नहीं चाहता। आलोक ख्यालों में खोया है। सर क्या हुआ सर, मैं आपसे बहुत देर से बात कर रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। जैसे आलोक उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। हेलो, उधर से आवाज आती है। कहिए बास, इतने सालों बाद कैसे याद किया? फिर कोई मामला सुलझाना है क्या? और बच्ची? ओके सर, कहाँ है मैं? लेकिन सर, हमें तो सिवाय आपके कोई नजर नहीं आ रहा। आलोक बार बार कहते हैं कि ये आस्था है उनके साथ, लेकिन आस्था किसी को नजर नहीं आती। और उधर अनीश को भी अपनी असिस्टेंट आस्था से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता है। आलोक वहाँ मुंबई में बहुत परेशान हैं और जल्दी ही काम बीच में छोड़कर वापस आ जाते हैं। आलोक को रात को चैन नहीं आता। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो आस्था पहले से ही उसके ऑफिस में मौजूद हैं। आस्था, ये सब क्या है और कौन हो तुम? आस्था एक भयानक हंसी हंसती है और धीरे धीरे अपना रूप परिवर्तित करती है। अब आलोक के सामने आस्था नहीं, अक्षिता खड़ी है। 40-45 साल की उम्र, बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक रही है। अक्षिता, तुम जिंदा हो? तुमने तो आत्महत्या की थी ना? और जानते हो उसने मेरी फूल सी बच्ची का क्या किया? उसे एक कोठे पे बेच दिया। आज उसकी नथ उतरवाई है, उसे अपने साथ घर लाता है।
बेटी तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। और बेटे और पत्नी को सब कुछ बता देता है। फिर कानूनी तौर पर उसे अपनी बेटी स्वीकारता है और उसका नाम अक्षिता रखते हैं और अक्षिता अपनी बेटी को उसके घर पहुंचाकर खुशी खुशी वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। आज एक माँ की आत्मा को शांति मिल गई और आलोक की पलकें खुशी से भीग गई। मुख्य बात तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। माइक्रो मैजिशियन अदिनोचनी बड़ी बो टाई लगाए और वैसे भी सम्माननीय व्यक्तित्व वाला माइक्रोफोन पर कब्जा कर लेता है। मैं बहुमत के विचारों से अंशत और पूर्णत सहमत हूँ, मगर हमें ये पूरी तरह व्यक्तिगत किस्म की समस्याएं क्यों परेशान कर रही हैं? जरा देखिए कि देश में क्या हो रहा है और प्लेनेट पर और हम में से हरेक के भीतर। आपने कल मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी, इसलिए मैं आज कह रहा हूँ। आपको प्रचलित वैधानिकता की बारीकियों की फिक्र है, जबकि मानवता अपनी तरह से जिंदगी गुजार रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर समस्या की तरफ व्यवस्था की ऊंचाई से देखा जाए तो हम पाते हैं कि हमारी सिस्टम को, चाहे वह कितनी ही प्रभावशाली क्यों न हो, एक चीज मारे डाल रही है: कागजात का अनियंत्रित प्रवाह और निरंतरता की खातिर हमें इससे लड़ना होगा। ठीक है, अध्यक्ष सहमति दर्शाता है, मगर बोली गई हर चीज से नहीं। कागजात का प्रवाह हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है। बैठ जाइए। मैं बैठ जाता हूँ, माइक्रो मैजिशियन अदिनोचनी कहता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। मैं बैठ गया, मगर फिर भी हमारा कार्यक्षेत्र, हमारा। दोस्तों, चार्टर के ड्राफ्ट की ओर बढ़ते हैं। अध्यक्ष कामकाजी भाव से कागजों को उलट पुलट करते हुए कहता है, इसका मसौदा आपके हाथों में है, आप सब उससे परिचित हैं। हमारी गिल्ड के चार्टर को मंजूर करने का प्रस्ताव रखता हूँ। कौन पक्ष में है, कौन विरोध में, कौन अनुपस्थित है? एकमत से। कुछ पल के लिए हॉल में खामोशी छाई रही, फिर इक्का दुक्का तालियां सुनाई दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अचानक कोई चिल्लाता है, ये जादू की ट्रिक है। कोई ट्रिक विक नहीं है, अध्यक्ष गरिमा पूर्वक कहता है। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि ये इतनी अच्छी तरह से हो जाएगा। ये ट्रिक है। कृपया इसे मिनट्स में नोट करें। अध्यक्ष अपनी आस्तीनें दिखाते हुए हाथ ऊपर उठा देता है। उसके लिए तालियां बजती हैं। और अब बोर्ड के चुनाव अध्यक्ष घोषणा करता है। चार्टर के मुताबिक बोर्ड में 7 सदस्य होंगे। कृपया गुप्त रेटिंग की वोटिंग के लिए नामांकन प्रस्तुत करें। मीटिंग में उत्तेजना फैल गई। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, कुछ नामांकन दे रहे हैं, फिर वे भी शोर बंद किए बिना नामांकन प्रस्तुत करने लगते हैं। गुप्त रेटिंग की वोटिंग के लिए नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रोकना अब असंभव है। कॉन्फ्रेंस द्वारा एक के बाद एक 12 नामांकन प्रस्तुत किए गए और 13वें नामांकन के लिए तालाब कपितोनव की उम्मीदवारी का प्रस्ताव पेश करता है। वाट द हेल, कपितोनव मुड़ता है, मगर तालाब हाथ के इशारे से बताता है कि सब ठीक है, गर्म होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना नाम वापस मत लो, बाईं तरफ का पड़ोसी कपितोनव के कान में फुसफुसाता है। तालाब जानता है कि वह क्या कर रहा है। अरे, मुझे बोर्ड में काम नहीं करना है। तुमको कोई चुनने वाला नहीं है, फिक्र न करो। ये होशियारी से चली गई चाल है। अध्यक्ष उम्मीदवारों के नामों की सूची पढ़ने लगता है, मगर जोर की चीख के कारण पूरी पढ़े बिना ही रुक जाता है। मेरी घड़ी खो गई। वो बदनसीब चाहे कोई भी क्यों न हो, मगर पहल ख्याल सभी को उसके बारे में नहीं, बल्कि समय के बारे में आता है। कितने बजे हैं? डेलीगेट्स चुपचाप अपने बाएं हाथ की कलाई की ओर देखने लगे।
11:29। मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी भी। कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष मुट्ठियों से मेज का सहारा लेकर धीरे से उठता है, अपने जिस्म को आगे की ओर झुकाकर कहता है, ये क्या ट्रिक्स हैं, महाशय? जब मैंने कल त्योहार जैसे वातावरण को बनाए रखने की गुजारिश की थी, तो मेरा मतलब बिल्कुल दूसरा था। वो जो आप अभी कर रहे हैं, ये हमारे कौशल को कलंकित करना है। ये भड़का रहा है, लोग अपनी अपनी जगह से चिल्लाते हैं। कॉन्फ्रेंस को बर्बाद नहीं करने देंगे। कपितोनव हाथ घड़ी नहीं पहनता, उसके लिए मोबाइल फोन ही काफी है, मगर किस्मत से मोबाइल अपनी जगह पर ही था। जिसकी घड़ी खो गई है, वो मेहरबानी से अपना हाथ ऊपर उठाए, अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस से मुकातिब होता है। कृपया ध्यान दें, माइक्रोमैजिशियन जदानव कहता है, सिर्फ उन्हीं लोगों का नुकसान हुआ है जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। गिल्ड के बोर्ड में मुझे झूठा साबित कीजिए, मगर यदि मैं सही हूँ तो यह बड़े शर्म की बात है। ये रही घड़ियां, वस्तुओं को ढूंढने वाला मिखाइल श्राम चिल्लाता है और सब उस तरफ देखते हैं जिधर श्राम इशारा कर रहा है। खिड़की की सिल पर 5 लीटर्स वाला पवित्र झरना पानी का कैन रखा है और उसकी तली में घड़ियां। उनके संभावित मालिक फौरन खिड़की की ओर लपकते हैं। कैर, शाबाश। हॉल से एक आवाज, शाबाश शाबाश। कोई शाबाश वाबाश नहीं। शेम। कोई बड़ी शिद्दत से दुखी होकर अध्यक्ष कहता है, हमारी मीटिंग को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, मैं आपसे शांत रहने और व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूँ। अपनी एकता बनाए रखें। वास्तविकता के एहसास को भूलें नहीं। पवित्र झरने की तली से निकाली गई घड़ियां फिर से अपने अपने मालिकों के पास पहुंच जाती हैं। हॉल से सुनाई देता है, सैबटाज। कपितोनव के कान में जैसे कोई फुसफुसाकर कहता है, ब्रीफकेस खोलो। वह खोलता है। उसमें कैबेज के कटलेट्स हैं, पॉलिथीन के पारदर्शक पैकेट में। ये मेरे नहीं हैं, किसी ने बदल दिया है। कपितोनव उछल पड़ा। आपके पास क्या है? आपके ब्रीफकेस में क्या घुसेड़ दिया है? कटलेट्स, कैबेज के। सब अपनी अपनी ब्रीफकेस खोलकर देखते हैं, मगर कोई भी परेशान नहीं होता। औरों की ब्रीफकेसों में सब कुछ ठीक ठाक है। मेरी ब्रीफकेस से एक बेहद महत्वपूर्ण चीज चुरा ली गई है। कपितोनव पूरे हॉल में घोषणा करता है, बेहद महत्वपूर्ण चीज। अगर महत्वपूर्ण चीज है तो उसे ढूंढना चाहिए। माइक्रो मैजिशियन मकरानोगव गीले पैर अनोडॉट घोषणा करता है। महाशय, कालावन उठता है। गिल्ड की काउंसिल के चुनावों के परिणामों से कोई पहले से ही अप्रसन्न है। उन चुनावों से जो अभी तक हुए ही नहीं हैं, मगर वे होंगे अवश्य। कुर्सियों के बीच वाले गलियारे में खरगोश उछल रहा था। माफ कीजिए, ये मेरा है। कतोव्स्की, अपनी बेहूदगी बंद करो। कतोव्स्की के हाथ में एक काली चपटी चीज दिखाई देती है, जले हुए पैनकेक जैसी। आर्थर, मेरे पास। पैनकेक को फर्श पर रखकर कतोव्स्की चिल्लाता है। खरगोश मुड़ जाता है और फौरन उछलते हुए पीछे की ओर आने लगता है। पलक झपकते ही पैनकेक की ऊंचाई का परिमाण बदलने लगता है और दर्शकों की आंखों के सामने सब लोग कतोव्स्की की ओर देख रहे हैं। वह सिर पर पहनने वाली चीज में बदल जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में सिलेंडर कह सकते हैं। कतोव्स्की खरगोश के सामने सिलेंडर रखता है और वह ज्यादा सोचे बगैर सिलेंडर में गायब हो जाता है। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, ऐसा करना नहीं चाहता था, कतोव्स्की झुक झुक कर कहता है। सिलेंडर जादूगर के सिर पर दिखाई देता है। कुछ तालियां और हंसी सुनाई देती हैं। कुछ लोग उत्तेजित हैं। कतोव्स्की, अपनी सस्ती ट्रिक्स बंद करो। स्टाइल बदलो।
अपना नंबर नहीं है। मैं लॉबी में करना चाहता था, कतोस की सफाई देता है। मौका चूक गया। बड़े दिल से माफ कर दीजिए। इंटरवल होता है, अध्यक्ष घोषणा करता है। इस तरह काम नहीं चलेगा। बाद में निपट लेंगे। कॉफी ब्रेक। 11:51 कॉफी ब्रेक। प्रवेश हॉल। कपितोनव ब्रीफकेस लिए खड़ा है और कॉफी नहीं पी रहा है। वह अप्रसन्नता से डेलीगेट्स की ओर देख रहा है। उसे हरेक में दुश्मन नजर आ रहा है। इस बीच उसके साथ लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं। कालावन खुद उसके पास आकर सांत्वना देते हुए कहता है, आपको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हमने गिल्ड काउंसिल में आपकी उम्मीदवारी पेश की थी। आप हौसला रखिए, हम इसे सुलझा लेंगे, यूं ही नहीं छोड़ेंगे। इसमें कुछ समय लग सकता है, जादूगर झराप्योनकिन कहता है। आप सिर्फ ये समझ लें, हर ट्रिक की कोई काउंटर ट्रिक जरूर होती है। मेरी उम्मीदवारी के पीछे क्या मकसद है? कपितोनव ठंडी आवाज में तालाब से पूछता है। साइकोलॉजिकल अटैक, तालाब उसे जवाब देता है, छोटा सा हमारे आपके विरोधियों पर। हमने बिल्कुल सही समय पर उनके खेल को गड्ढमड कर दिया। क्या आपने नहीं देखा कि जब मैं आपका नाम पेश कर रहा था तो वे कितने परेशान हो रहे थे? आप किसी बात से परेशान हैं? वर्तमान परिस्थिति में आपके जीतने का कोई चांस नहीं है और आप खुद भी तो बोर्ड में नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपको ठीक समझ रहा हूं, मगर इफेक्ट जबरदस्त रहा। इफेक्ट। मिखाइल श्राम, चीजों को ढूंढने वाला जादूगर, करीब आया। तब होटल में आप मुझे सुनना नहीं चाहते थे, मगर ब्रीफकेस तो खोलना चाहिए था। अब कपितोनव ब्रीफकेस से दूर नहीं हटता है, उसे हाथ में पकड़े हुए है। ब्रीफकेस कम से कम एक सबूत तो है। कपितोनव की शक भरी निगाहें चेहरों से फिसलती हैं, इस उम्मीद में कि किसी गुनहगार को ढूंढ लेंगी। पकड़ो तो, कोशिश तो करो। नहीं पकड़ पाओगे। कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स का मूड उखड़ा उखड़ा सा है। सामान्य तौर से सीमा के भीतर रहकर ही बातें कर रहे हैं। अधिकारियों से, मौसम से, पक्के दोस्त और साथी का मुखौटा लगाए इंसानियत की चालाकियों से परेशान कोई अपने कप में चाय का पैकेट डाल रहा है तो कोई इंस्टेंट कॉफी का एक आध चम्मच प्यालों में बॉयलर से उबला हुआ पानी डाल रहे हैं। प्लेटों से कोई रस्क, कोई वेफर्स, कोई क्रीम जैम बिस्किट्स उठा रहा है। कुछ लोग कपितोनव से उन नासपीटे कटलेट्स को दिखाने की विनती करते हैं और जब पब्लिक का मूड देखकर वह तत्परता से ब्रीफकेस में रखे हुए कटलेट्स दिखाता है तो लोगों को याद आता है कि ऐसे ही कटलेट्स तो बुफे की मेज पर थे और कई लोगों की प्लेटों में से वे गायब हो गए थे। वराब्योव कहता है, हम आपके साथ एक ही मेज पर बैठे थे और आपको बेशक इस बारे में याद है। मैं मानता हूँ कि आपको मेरी प्रतिष्ठा पर मन ही मन संदेह हो रहा है और मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरा न तो इस लफड़े से कोई संबंध है, बल्कि मैं खुद भी कटलेट्स से महरूम होकर इस ट्रिक की निंदा करने के लिए तैयार हूँ। और मैं मेज से पहले ही उठ गया था, सीजर ने याद दिलाया। आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, मैं अपना कटलेट खा चुका था, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरा भी मुश्किल नहीं है। एक साथ, मतलब एक ही समय पर पब्लिक से कोई छोटी मोटी चीज छीन लेना। किन्हीं दूसरी परिस्थितियों में मैं भी ये कर सकता था, मगर मैं कभी भी सारे के सारे कटलेट्स आपके मत्थे नहीं मढ़ देता। तालाब फिर से टपकता है। मुंह न लटकाओ प्यारे, मैं आपको खुश कर देता हूँ। मिलिए नीनेल, आपके प्रोग्राम की डायरेक्टर। जैसा कि मैंने वादा किया था, ये आपके प्रोग्राम का आयोजन करेगी। बढ़िया रहेगा।
बड़ी खुशी हुई। नीनेल कपितोनव करीब 40 साल की सावली महिला से कहता है। और आप तालाब से कहता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते जो इस प्रोग्राम को पेशेवर तरीके से प्रस्तुत कर सके। आपके बगैर नीनेल व्यंग्य को समझ नहीं पाई। माफ कीजिए, मुझे फोन करना है। कपितोनव सीढ़ी से ऊपर जाता है। वहाँ वह खिड़की के पास रुक जाता है, ब्रीफकेस खिड़की की सिल पर रख देता है और सोचने लगता है कि वह मरीना से क्या कहेगा। बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, मगर वे इतने कम हैं कि बर्फ जैसे प्रतीत नहीं होते, और वे भी रुक जाते हैं। कपितोनव इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या उसे आभास हुआ था या वे सचमुच में गिर रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ वह कैफे देखता है, जल्दी ही उन्हें लंच के लिए वहां ले जाएंगे। उसने फैसला कर लिया कि फोन नहीं करेगा, मैसेज भेज देता है। छोटी सी प्रॉब्लम, नोटबुक बाद में लौटाऊंगा, सब ठीक है। 12.05 निचली मंजिल के टॉयलेट से बाहर निकलकर नीले चौके में इवेंट्स आर्किटेक्ट बोझिल कदमों से ऊपर आ रहा है। कपितोनव को उसकी एकटक नजर चुभने लगती है। वह खुद भी तन जाता है, जैसे कि उसके और सीढ़ियों से ऊपर आने वाले के बीच कोई डोर खींच दी गई हो। इवेंट्स आर्किटेक्ट ने पास आकर कहा, एड्स, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, पहचान खो देना, युद्ध, और आपको देख रहे हैं ना किन्हीं कटलेट्स के खो जाने का दुख। मानव विज्ञान के स्थिरांक खतरे में हैं और आप कटलेट्स के बारे में परेशान हो रहे हैं। क्या आपका कोई दृष्टिकोण है? आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या जान सकता हूँ? वह ऊपर आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अभी आपने कुछ कहा था। कपितोनव ने फोन हटा लिया। मगर क्या आपको यकीन है कि जो कहा था उसे समझ रहे हैं? एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। और आप, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें यकीन करते हैं? सू सू करते हुए इवेंट्स आर्किटेक्ट कहता है। इसमें एक नोटबुक थी। कपितोनव नजर हटाए बिना कहता है, एक इंसान की मैन्युस्क्रिप्ट जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मुझे नहीं, बल्कि किसी दूसरे इंसान को जरूरत है। वह उसे बहुत प्यारी है और बड़े विश्वास के साथ उसे मुझे दिया गया था और मेरे पास उसे कटलेट्स से बदल दिया गया। मगर आप ये नहीं समझ पाएंगे, आप बस ब्ला 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 ही कर सकते हैं। जरा बताइए तो आप कौन से इन्वेंट्स के आर्किटेक्ट हैं? क्या आप इस बात का इशारा कर रहे हैं कि इस मामले में मेरा हाथ है? कपितोनव की तरफ से मुंह मोड़ते हुए इवेंट्स आर्किटेक्ट कहता है, मेरे लिए ये मामूली है, बेहद मामूली। और जाते जाते फप्ती कस गया, मत सोचिए। नेहा को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। वह और घर के लोग फूले न समा रहे थे। अच्छा रैंक पाने के लिए उसने 2 वर्षों तक इंतजार किया था। नेहा इसलिए भी खुश थी कि अब स्कूल ड्रेस से छुटकारा मिला था। वह मनचाहे कपड़े पहन सकती थी, मनचाहे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर सकती थी। स्कूल के दौरान बहुत पाबंदियां होती हैं, अब वह स्वतंत्र रहेगी। हॉस्टल में जाना उसके लिए बहुत पसंद की बात थी। निश्चित समय पर काउंसलिंग के बाद एडमिशन हो चुका था। अब बारी थी हॉस्टल के लिए रूममेट चुनने की। कुछ देर बाद वह भी मिल गई। सृष्टि नाम था उसका। हॉस्टल का पहला तल्ला फर्स्ट ईयर के लिए होता था। वहीं रूम नंबर 6 में उन दोनों ने अपने सामान जमा लिया। रूम की व्यवस्था ऐसी थी कि 2 अलग बेड के साथ एक एक आलमीरा, एक एक टेबल, एक एक कुर्सी और छोटे छोटे सामान रखने के लिए मेजनुमा ड्रेसिंग टेबल भी था। बाथरूम कॉमन था। कॉलेज के क्लासेस 2 दिन बाद से शुरू होने थे। दोनों के पेरेंट्स जा चुके थे। 2 अनजान लड़कियों को एक साथ रहना था। हमउम्र लड़कियां जल्दी मित्र बन जाती हैं।
2 दिनों तक दोनों ने इधर उधर घूमकर पूरे कॉलेज और हॉस्टल का मुआयना कर लिया। कैंपस खूबसूरत था, हरियाली भी भरपूर थी। 2 दिनों के बाद क्लासेस शुरू हो गईं। हॉस्टल का खाना भी समय पर तैयार रहता था। कुल मिलाकर दोनों को अच्छा लग रहा था। अन्य कमरों में भी छात्राएं आ चुकी थीं। रैगिंग का सिलसिला थम चुका था। उस कॉलेज में रैगिंग का पैमाना थोड़ा कम ही था। एक बार रैगिंग के दौरान एक छात्रा ने चुपके से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। उस साल उन लड़कियों को सस्पेंड कर दिया गया था। तब से प्रशासन और स्वयं छात्राएं भी डरी रहती थीं। रैगिंग जैसे भयावह स्थिति को लगाम लगा था। हॉस्टल में रात सोने के पहले नेहा अपने सारे सामान सुव्यवस्थित करके सोती थी। रात को कमरे से बाहर न जाना पड़े इसके लिए पानी की बोतल भी रख लेती थी। सृष्टि थोड़ी लापरवाह थी। उसके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते, किंतु वह अपनी तरफ जैसे भी रहे नेहा को फर्क नहीं पड़ता था। अक्सर वह रात को पानी पीने नहीं ही उठती थी। एक रात उसकी नींद खुली और उसे प्यास लगी। उसने बोतल उठाया, पर यह क्या, बोतल तो खाली थी। उसमें पानी की एक बूंद भी न थी। नेहा को थोड़ी झुंझलाहट हुई। सृष्टि भले ही अपना सामान जैसे तैसे रखे, लेकिन उसका रखा पानी पीना तो ज्यादती थी। उसे भी अपना बोतल भर कर रखना चाहिए था। फिर उसने सोचा कि किसी को पानी के लिए नहीं टोकना चाहिए। उसे प्यास लगी होगी तो पी लिया होगा उसने। अब वह ध्यान देने लगी कि ऐसा अक्सर ही होने लगा था। पहले से ही हो रहा था, शायद क्योंकि वह पानी पिए या नहीं, बोतल हमेशा खाली ही रहती थी। एक रात नेहा कॉलेज के फंक्शन की वजह से थकी हुई थी तो पानी नहीं रख पाई। रात उसे प्यास लगी तो तब उसे याद आया, लेकिन रात को वह अपना कमरा नहीं खोलती थी। मन मार कर फिर से सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तब वह बोतल नीचे जमीन में गिरी हुई थी। उसे लगा कि खाली बोतल हवा के झोंके से गिर गई होगी। दूसरी सुबह तो हद ही किया सृष्टि ने। उसने नेहा की कंघी इस्तेमाल की थी। कंघी में लगे बालों से नेहा को पता चल गया। लिपस्टिक भी खुली थी। सृष्टि कमरे में नहीं थी कि वह पूछ पाती। वह सवेरे ही कहीं चली गई थी। यदि आज वह कमरे में होती तो आज नेहा चुप नहीं रहने वाली थी। थोड़ी देर बाद सृष्टि घबराई हुई कमरे में आई और बोली, घर से फोन आया था नेहा। मम्मी सीरियस हैं। मुझे थोड़ी देर में निकलना होगा। अभी मैं वार्डन से यही पूछने गई थी। नेहा उससे कुछ पूछ न सकी। सृष्टि ने बैग में थोड़े कपड़े डाले और निकल गई। उसके जाने के बाद नेहा ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद क्लास के लिए निकल गई। शाम को आने पर अपनी दिनचर्या के मुताबिक उसने बोतल में पानी रखा। अपने कॉस्मेटिक्स ठीक ढंग से सजाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई और वह सो गई। आधी रात को उसकी नींद खुली तो कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। मैंने तो बत्ती नहीं बुझाई थी, फिर कैसे, सोचती हुई वह स्विच बोर्ड की ओर बढ़ी। उसने बत्ती जलाई। पानी की बोतल खाली थी। यह देख नेहा की आंखें विस्फारित रह गईं। उसने इधर उधर देखा। शायद वह पानी रखना भूल गई होगी, यही सोचकर वापस बेड पर आ गई। उसने बत्ती जली ही छोड़ दी। काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। वह आंखें बंद करके पड़ी रही। अचानक बत्ती बुझ गई। नेहा को लगा कि बिजली चली गई होगी। वह उठी नहीं। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह उठने में थोड़ी देर हुई। घड़ी की ओर देखा तो ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था। जैसे थी वैसे ही कमरा बंद करके ब्रेकफास्ट के लिए चली गई। वापस आकर क्लास के लिए तैयार भी होना था।
उसने जल्दी से स्नान किया और ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची। उसके सारे कॉस्मेटिक्स बिखरे पड़े थे। फाउंडेशन की शीशी खुली थी, लिपस्टिक भी खुला था, काजल स्टिक भी एक और लुढ़का पड़ा था, और तो और कंघी में भी कुछ बाल लगे थे। यह सब देख नेहा हैरान रह गई। अब तो सृष्टि भी नहीं थी तो यह सब कैसे? उसने इधर उधर देखा। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि सृष्टि के बिस्तर पर सिलवटें पड़ी थीं जैसे अभी अभी कोई सोकर बाहर गया हो। नेहा का कलेजा धक धक करने लगा। उसने हड़बड़ी में माँ को फोन लगाया और सारी बातें बताईं। नेहा, तुम्हारी कोई दोस्त होगी बेटा, मम्मी ने कहा। नहीं माँ, मेरी रूममेट सृष्टि घर गई है और मैंने रूम का दरवाजा लॉक करके रखा था, वह घबराई आवाज में कहे जा रही थी। तो ऐसा करो, ये बातें अपनी वार्डन को बताओ और हाँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ लो, इससे तुम्हारा डर कुछ कम होगा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, क्लास के लिए देर हो रही। यह कहकर उसने मोबाइल बेड पर रखा और तैयार होकर निकलने लगी। जो ही वह दरवाजे तक पहुंची, अचानक दरवाजा बंद हो गया। वह हैंडल बार बार घुमाने लगी किंतु वह खुल ही नहीं रहा था। वह दौड़कर बेड के पास गई और मोबाइल से वार्डन को फोन लगाया। मैम, मैं अपने कमरे में लॉक हो गई हूँ, दरवाजा ही नहीं खुल रहा। रूम नंबर 6, इतना ही बोल पाई थी कि उसे लगा किसी ने मोबाइल उसके हाथों से छीन ला हो। घबराहट के मारे वह बेहोशी महसूस करने लगी। माँ ने कहा था हनुमान चालीसा बोलने को, यह सोच वह बोलने लगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अभी इतना ही बोल पाई थी कि भड़ाक से दरवाजा खुल गया। लगा जैसे कोई बाहर निकल गया हो। वह बिस्तर पर अर्धमूर्छित सी पड़ी थी। तब तक वार्डन आ चुकी थीं। रूम का दरवाजा खुला देख अंदर आ गई। नेहा बेसुध पड़ी थी। वार्डन ने उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो नेहा ने आंखें खोली। क्या हुआ नेहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? मैम, कोई था यहाँ, उसने मेरा पानी पी लिया, मेरे कॉस्मेटिक्स फैला दिए और सृष्टि के बेड पर सोया भी था। नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, यह तुम्हारा वहम है। नहीं मैम, यह वहम नहीं था। अच्छा, मेरे साथ चलो। नेहा को लेकर वार्डन अपने कमरे में आ गई। उन्होंने उसे गर्म कॉफी पिलाई और वहीं आराम करने को कहा। कुछ देर बाद नेहा को अच्छा लगा तो वह क्लास करने चली गई। जैसे जैसे शाम हो रही थी, नेहा का मन घबराने लगा। उसे अपने कमरे में जाते हुए भी डर लगने लगा। उसने यह बात अपनी एक सहेली को बताई तो वह साथ आ गई। नेहा ने अपना बॉटल लिया, सारे बिखरे सामान अलमीरा में बंद करके ताला लगा दिया, बिस्तर ठीक किया और उसी सहेली के साथ उसके कमरे में आ गई। आज उसे अकेले रहने की हिम्मत नहीं थी। वार्डन ने भी अनुमति दे दी कि वह उसी सहेली के रूम में रात को सो जाए। रात हुई। नेहा की आंखों में नींद नहीं थी, बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रात गहराने लगी तो धीरे धीरे नींद की आगोश में आ गई। नींद में ही उसे लग रहा था जैसे कोई पानी मांग रहा हो। उसने सोचा कि वही सहेली होगी, पर वह तो गहरी निद्रा में थी। फिर कौन था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, किंतु उसने सहेली को जगाना उचित नहीं समझा। कुछ ही देर बीते थे कि उसे लगा जैसे उसके कमरे का अलमीरा का दरवाजा कोई जोर जोर से झकझोर रहा था। वह निष्प्राण सी पड़ी थी। एकाएक आवाजें आनी बंद हो गई। वह चुपचाप सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह हुई तो सहेली ने कहा, गुड मॉर्निंग नेहा, रात अच्छी नींद आई न? नहीं, कोई पानी मांग रहा था और मेरे कमरे में कोई मेरा अलमीरा झकझोर रहा था। अच्छा, पर मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा।
चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। आगे आगे उसकी सहेली थी और पीछे डरती हुई नेहा जा रही थी। सहेली अंदर जाकर उल्टे पैरों वापस आ गई। क्या हुआ? कहती हुई नेहा रूम के दरवाजे पर आ गई। आज भी बिस्तर पर सलवटें पड़ी थीं। नेहा का आलमीरा खुला था और टूटा ताला वहीं पर गिरा हुआ था। दोनों सहेलियां दौड़कर वार्डन के पास पहुंची और सारी बातें बताईं। वार्डन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जल्दी नेहा के घर में फोन करके वार्डन ने बताया कि यहाँ कुछ तो हो रहा। आप नेहा को ले जाएं या यहाँ आकर 2-3 रहकर सब कुछ देखें। शाम होते होते नेहा के पेरेंट्स आ गए। उनके साथ तंत्र मंत्र जानने वाला भी कोई था। नेहा को देखते ही उसने कहा कि नेहा अकेली नहीं, कोई उसके बगल में खड़ी है। कौन? एक लड़की हाथों में पानी का गिलास लिए खड़ी है। उसके होंठ सूखे हैं। लगता है जैसे वह कितनी प्यासी है। ओह, अब क्या होगा? देखता हूँ, कहकर तांत्रिक ने अपने झोले से एक लकड़ी निकाली और से जलाया। वह छटपटा गई। आग बुझाओ, वह जोर से चीखी। नहीं, पहले सबके सामने आओ। नहीं, वह मारेगी। कौन मारेगा? वही जिसने रैगिंग के लिए मुझे एक बिल्ली के साथ कमरे में बंद कर दिया था। कहाँ है वह? यही खड़ी है हरे सूट में। ठीक है, पर अब तुम सामने आओ ताकि वह भी तुम्हें पहचान सके। वह तुम्हें मार नहीं सकती। हम लोग हैं यहाँ पर। अचानक वहां पर हवा का झोंका सा आया और वह हाथों में गिलास लिए सामने खड़ी थी। हरे सूट वाली लड़की, जिसका अब फाइनल ईयर था, उसे देखते ही घबरा गई। उसे याद आया कि उसने उसे एक बिल्ली के साथ कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद कॉलेज में 1 सप्ताह की छुट्टी हो गई थी। सभी अपने घर चले गए थे। स्टोर वाले उस कमरे की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। जब वापस कॉलेज खुला तो उस कमरे से वह लड़की और बिल्ली की लाश मिली। यह सब किसने किया, यह कोई नहीं जान पाया। प्यासी थी, बहुत प्यासी थी मैं। बिल्ली ने मेरा चेहरा नोच लिया था। मैं तड़प तड़प कर मर गई। मुझे प्यास मिटानी है और अपना चेहरा भी वापस सुंदर बनाना है। उस लड़की की ये बातें सबने सुनी। हरे सूट वाली लड़की का अपराध सबके सामने आ चुका था। अब तुम्हें क्या चाहिए? कैसे जाओगी यहाँ से? प्यास बुझाकर? कैसे? उसी लड़की के हाथों से मुझे पानी पीना है और वही मेरा चेहरा संवार दे, फिर चली जाऊंगी। उस सीनियर लड़की ने उसे अपने हाथों से उसे पानी दिया, जिसे वह गटागट पी गई। अब चेहरा संवारने की बात हुई तो वह आगे बढ़ी। बिल्ली ने उसका चेहरा लहूलुहान किया हुआ था, जिसे देख वह चीख पड़ी। फिर भी उसने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा पोंछा। उसका हरा दुपट्टा लाल हो चुका था। अब वह सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ 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 हाँ, चलो माफ किया। अब जाती हूँ। मेरी प्यास बुझ गई। अब नहीं आऊंगी। उसके बाद सबने हवा का झोंका महसूस किया। अब वहां पर वह नहीं थी। रैगिंग का भयानक परिणाम सामने था, जो हॉस्टल के कमरे में दबा ही रह जाता, पर नहीं, अपराध कभी न कभी सिर उठाकर सामने आ ही जाता है। बावड़ी होती क्या है? एक ऐसी जगह जहां पानी अपने आप से इकट्ठा हो जाए, जैसे पहाड़ों से पत्थर निकालते रहने पे एक तालाब जैसे स्थान का निर्माण हो जाए और जमीन के नीचे से कहीं से पानी आता जाए और पानी का लेवल हर समय एक जैसा बना रहे। राजाओं महाराजाओं के यहाँ अक्सर बावड़ी मिलती है, जो प्यास बुझाने के काम आती थी। राजा महाराजा बावड़ी का निर्माण गांव वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी करते थे। साथ ही अपने महल के आसपास बनवाकर अपने रंगरेलियों के काम में भी इस्तेमाल कर लेते थे।
कहते हैं भानगढ़ किले के अंदर भी एक बावड़ी है, जहां वहां की स्त्रियों ने जौहर किया था और अब वहां उनकी आत्माएं विचरती है, ऐसा लोगों का मानना है। तभी स्कूल की छुट्टी वाली घंटी बज गई। ठीक है क्लास, आज यहीं तक, कल इसके आगे पढ़ेंगे। इतिहास के अध्यापक रमेश ने बच्चों को समझाते हुए कहा। पर बच्चे सुनने वाले कहाँ थे, उन्हें तो बस क्लास से भागने का बहाना चाहिए था और सर से अनुमति मिलने पर इस तरह भागे जैसे कोई कैदी लंबी कैद से छूटा हो। सभी बच्चे शोरगुल करते हुए, खेलते कूदते हुए अपनी घर की ओर चले गए। सिर्फ रमेश सर ही स्कूल में बचे थे, वो भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे थे। सुंदरपुर नाम के इस गांव के क्लास 12 तक के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था रमेश सर के पिता सोमनाथ जी ने करवाया था। सोमनाथ जी एक खानदानी हवेली के मालिक थे, जिसका निर्माण उनके पूर्वजों ने करवाया था। ये हवेली करीब 400-500 साल पुरानी होगी। आज उस हवेली में रमेश सर अपनी बीवी ललिता के साथ रहते हैं। उनकी शादी को कई वर्ष बीत गए पर अभी तक उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। इस हवेली में उनके अलावा 2 नौकर और रहते हैं, रामू और उसकी बीवी अंगूरी बाई। रामू का परिवार सदियों से उनकी देखभाल कर रहा है। रामू के पूर्वज यहीं काम किया करते थे और अब रामू भी यहीं काम करता है। रमेश के लौटने पर रामू ने उनका बैग ले लिया और उनके लिए झटपट चाय बना लाया। वह कई बार रमेश को मालिक कहकर आवाज देता है, पर रमेश का ध्यान कहीं और होता है। रामू के इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहने पर रमेश अपनी सोच से बाहर आया और उसने रामू को चाय रखकर जाने को कहा। मालती यहाँ नहीं थी, वो अपने मायके रजतपुरा गई है। रामू ने महसूस किया कि पिछले 2-3 दिनों से मालिक बहुत परेशान है और कहीं खोए खोए से रहते हैं। उसने कोशिश की बात जानने की, पर रमेश ने बात टाल दी और रामू को अपना काम करने को कह दिया। उस रात रमेश बिना खाना खाए ही अपने कमरे में सोने चले गए। रमेश जैसा दिखने वाला एक इंसान राजा के भेष में खड़ा है और वो अपने सैनिकों को राज्य की कुंवारी लड़कियों और स्त्रियों को उठा लाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में उसके सैनिक अपने राजा के लिए 3 कुंवारी लड़कियों और 2 स्त्रियों को लेकर उपस्थित होते हैं। राजा स्त्रियों के साथ जी भर के संबंध बनाता है और फिर उन तीनों लड़कियों को ले जाकर एक मंदिर के सामने बावड़ी में उनको जबरदस्ती नहला धुलाकर नग्न अवस्था में मंदिर के सामने घुटने के बल बिठाकर उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों लड़कियों के सिर से टपक रहे खून को एक एक बड़े से बर्तन में भरकर मंदिर में काली माता के सामने रखकर पूजा करता है और उन तीनों लड़कियों की लाश को सिर सहित बावड़ी के अंदर फेंक देता है। तभी एक झटके से रमेश उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ऐसे में उसकी सांसें बड़ी तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। थोड़ी देर में वह सामान्य हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक सपना देखा है, जिसमें उसने बड़े ही बुरे कार्य किए हैं। पर उसे इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ये सपना वो कई दिनों से लगातार देख रहा है, शायद जब से इस महल में आया है तब से। रमेश थोड़ी देर तक करवटें बदलता रहा, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में वो उठ बैठा और कुर्सी पर जाकर बैठ गया और एक कागज लेकर उस पर कुछ लिखने या बनाने लगा। मालिक के कमरे की लाइट जली होने पर रामू मालिक से मिलने के लिए रूम में आया तो देखा कि मालिक रमेश अपने टेबल पर बैठकर एक सादे कागज पर चित्र बना रहे हैं। रामू मालिक के बगल में खड़ा होकर चित्र देखने लगा तो उसके आश्चर्य की सीमा ही न रही। उसके मुंह से अचानक निकल गया, अरे ये तो जालपा देवी की बावड़ी है शायद। क्या तुम जानते हो इस बावड़ी के बारे में? रमेश ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मालिक, जानता हूँ, पर अब तो ये नष्ट हो चुका है। कई सालों पहले उसका पानी खत्म हो चुका है, अब वहाँ वैसे भी कोई नहीं जाता है। रामू ने अपनी बात कही।
क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? रमेश ने लगभग आग्रह करते हुए कहा। ठीक है मालिक, चलिए। पर रामू बताना चाहता था कि अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी जाना ठीक नहीं, पर मालिक ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। बाकी बातें बाद में, अभी चलो। थोड़ी ही देर में रामू के साथ गांव का प्रधान और गांव का पुजारी भी बावड़ी के पास आ पहुंचा। पुजारी इसी मंदिर में पूजा किया करता था। जब गांव वाले रामू के साथ बावड़ी के पास पहुंचे तो बावड़ी के अंदर देखकर उनका आंख आश्चर्य की सीमा तक फटी जा रही थी। रमेश पागलों की तरह बावड़ी की तल को खोदा जा रहा था और खुदाई से उसे कंकाल प्राप्त हो रहे थे। देखते ही देखते रमेश ने कंकालों की लाइन लगा दी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बावड़ी के अंदर उतरकर रमेश को रोके। सभी को लग रहा था कि रमेश के अंदर किसी आत्मा का वास हो गया है। रमेश ने खोदते खोदते पूरी बावड़ी को ही खोद डाला और करीब 100 से ज्यादा अर्थ पिघली। जमीन के अंदर शरीर के गलने की प्रक्रिया, कंकाल को बाहर निकाल दिया और एक कंकाल को बाहर निकालते ही बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। मंदिर का पुजारी ओम शिव का जाप करते हुए जैसे तैसे वहां गया। उसके पीछे गांव के और लोग धीरे धीरे गए। कुछ लोगों ने रमेश को बाहर निकाला और कुछ लोग पुजारी की मदद करने लगे। पुजारी ने सभी कंकालों को एक स्थान पर रखकर गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर जैसे ही उनको पवित्र अग्नि के हवाले किया, एक तेज चीत्कार सी आवाज वातावरण में गूंज उठी। आसपास खड़े लोग डरकर दूर भागने लगे। कुछ ही देर में सभी कंकालों का अंतिम संस्कार कर उनकी राख को कलश में भरकर जैसे ही गंगा नदी में विसर्जन के लिए भेजा। आश्चर्य रूप से उसी समय बावड़ी में पानी भरना अपने आप शुरू हो गया और कुछ ही देर में बावड़ी लबालब भर गई। लोगों ने इसे माता का चमत्कार माना और मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। आत्माओं को इतने वर्षों बाद ही सही पर शांति प्राप्त हो सकी। रमेश को सुबह 10 बजे के आसपास होश आया। जब उसने आंखें खोली तो दंग रह गया, सब उसे ही घेरे थे। पुजारी ने रमेश से जब जानना चाहा तब रमेश ने उन्हें सपने की बात बता दी, पर उसे बावड़ी के अंदर खुदाई वाली बात याद ही नहीं था। हालांकि उसने आत्मा के बारे में बताया जिसको उसने बावड़ी के अंदर समाते हुए देखा। उसके बाद रमेश को कुछ याद नहीं। पुजारी जी ने रमेश को रामू के हाथों उसके महल भेज दिया आराम करने के लिए। अगली सुबह पुजारी महल आकर वापस मिलेगा, इतना कहकर पुजारी भी अपने घर को गया। रात में रमेश जैसा दिखने वाला एक इंसान राजा के भेष में खड़ा है और उसने अपने सैनिकों को राज्य की कुंवारी लड़कियों और स्त्रियों को उठा लाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में उसके सैनिक अपने राजा के लिए 3 कुंवारी लड़कियों और 2 स्त्रियों को लेकर उपस्थित होते हैं। राजा स्त्रियों के साथ जी भर के संबंध बनाता है और फिर उन तीनों लड़कियों को ले जाकर एक मंदिर के सामने बावड़ी में उनको जबरदस्ती नहला धुलाकर नग्न अवस्था में मंदिर के सामने घुटने के बल बिठाकर उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों लड़कियों के सिर से टपक रहे खून को एक एक बड़े से बर्तन में भरकर मंदिर में काली माता के सामने रखकर पूजा करता है और उन तीनों लड़कियों की लाश को सिर सहित बावड़ी के अंदर फेंक देते हैं। एक झटके से फिर से रमेश की नींद खुल गई। पुजारी जी के हिसाब से सभी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो गई है, पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी सभी को मुक्ति नहीं मिली है। रमेश ने उसी वक्त रामू को बुलाया। रामू के आते ही उनके जरिए पुजारी जो को इसी वक्त महल में बुलवा लिया। पुजारी के आते ही रमेश ने अपने सपने के हर एक हिस्से का किस्सा उन्हें सुना दिया। पुजारी जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने बताना शुरू किया। रमेश पहले में संशय में था, पर अब यकीन हो गया कि तुम अपना पुनर्जन्म लेके आए हो और ये घटना तुम्हारे पिछले जन्म की है। उस जन्म में तुम राजा मलेच के नाम से थे और ये सारे बुरे कार्य तुमने उसी जन्म में किए।
ये जन्म तुम्हें अपनी उसी गलती को सुधारने के लिए मिला है। मैं जरूर सुधारूंगा पुजारी जी। पर अब और कौन सी बावड़ी बची है? सोचते हुए पुजारी जी से पूछा। इस गांव में एक और बावड़ी थी, पर अंग्रेजों के राज्य में इस गांव को 2 भागों में बांट दिया गया। दूसरी बावड़ी उसी गांव में होगी। पुजारी ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। रमेश ने तुरंत ही पुजारी जी को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि रामू को प्रधान को साथ लाने को कहा, क्योंकि ये दूसरे गांव का मैटर है तो बवाल हो सकता था। थोड़ी ही देर में रमेश और पुजारी जी दूसरे गांव रहीमनपुर पहुंचे। थोड़ा खोजने पर उन्हें बावड़ी और मंदिर दोनों मिल गए, पर आश्चर्य, इस बावड़ी में पानी भरा हुआ है। रामू ने रहीमनपुर के प्रधान को बुलवाया तो पता चला कि यहाँ पर हमेशा से पानी रहा है। यहाँ कभी कोई खुदाई नहीं की गई और यहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही यहाँ कोई और बावड़ी है। रमेश परेशान होकर अपना सिर पकड़ लेता है कि तभी उसे सपने जैसा कुछ दिखता है। वो पुजारी को लेकर वापस अपने महल भागता है। वहां पहुंचकर पुजारी को बताता है कि यहाँ इस महल के अंदर कहीं बावड़ी है। इतना कहकर महल को खोजने लगता है। थोड़ी ही देर में रमेश को एक गुप्त रास्ता मिलता है जो सीधा महल के तहखाने में ले जाता है। वहां पर भी एक बावड़ी जैसा स्थान दिखता है। रमेश समझ जाता है कि ये रंगरेलियों का हिस्सा रहा होगा। तभी बगल में छोटा से मंदिर दिखता है, काली माँ का। बावड़ी सूख गई थी। रमेश तुरंत ही एक फावड़ा लेकर बावड़ी की खुदाई शुरू कर दी और कई घंटों की मेहनत के बाद उसने 100 से ज्यादा कंकाल यहाँ भी प्राप्त किए। पुजारी जी ने उन्हें भी गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर अग्नि के सुपुर्द कर दिया। वैसे ही पहले की तरह कुछ देर तक चीत्कार होती रही और कुछ ही देर में सब शांत हो गया। इतनी देर में रामू आ गया। उसने राख को कलश में रख बहाने चला गया। रामू के जाते ही आश्चर्य रूप इस बावड़ी में भी पानी भरने लगा। मंदिर में पूजा कर रमेश ने अपने किए सभी पापों की क्षमा मांग ली और बाकी सभी गांव वालों से माफी मांगी और सात्विक मार्ग अपनाने का वादा किया। रमेश वापस महल में पहुंचा कि तभी उसे अपनी बीवी दिखी। उसने बताया कि वह गर्भवती है। रमेश को समझ ही नहीं आया कि ये बावड़ी का वरदान है या कुछ और। बचपन से ही ख्वाहिश थी बड़े से बंगले में रहने की। मेरी यह ख्वाहिश पूरी हुई जब मेरे पति को ऑफिस की तरफ से एक बड़ा सा बंगला किराए पर मिला। बंगला क्या था, एक बड़ी सी हवेली थी। उसमें 5 कमरे थे। घर के बीच में पुरानी हवेलियों की तरह आंगन था जो ऊपर से खुला था। बाहर बड़ा सा बगीचा था और एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को देख एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। कुछ पल उसको एकटक देखती रही। फिर अचानक लगा जैसे किसी ने हल्का सा धक्का दिया हो। पर ज्यादा गौर ना करते हुए मैं घर के अंदर चली गई। बच्चे तो मानो बहुत ही खुश थे, क्योंकि इतना बड़ा घर उनके लिए तो स्वप्न समान था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। तभी छोटे बेटे ऋषभ के चिल्लाने की आवाज आई। मैं और मेरे पति जो पीछे के कमरे में सामान लगा रहे थे, भागकर आंगन में पहुंचे। ऋषभ दर्द से कराह रहा था। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। वह रोते हुए बोला, मेरी गलती नहीं थी। अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरा पैर मुड़ गया। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा ही धक्का मुझे ऊपर छत पर महसूस हुआ था। मैंने आंगन में चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। अचानक से मेरे ऊपर कबूतर की बीट गिरी। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो हैरान रह गई। वही पीपल का पेड़ जो बाहर बगीचे में था, उसका आधे से ज्यादा भाग आंगन पर साफ दिख रहा था। उसके पत्ते हवा से खूब तेज हिल रहे थे।
ना जाने क्यों पर उस पेड़ को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात को मैंने अपने मन का डर अपने पति से साझा किया। वह पहले तो हंस पड़े, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, देखो तुम्हारी ही जिद की वजह से मैंने इतने बड़े बंगले के लिए हाँ किया था, इसलिए इस वहम को दिमाग से निकालो और अपने सपने को खुलकर जियो। फिर दोबारा ऐसे घर में शायद ही रहने का मौका मिले। कह तो वह ठीक ही रहे थे। मैंने अपने आप को समझाते हुए सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मैं अगले दिन घर की साफ सफाई में जुट गई। हैरानी की बात थी कि मेरे ज्यादा पैसे देने पर भी कोई कामवाली बाई मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते मैं थक गई थी, तो स्टूल पर बैठकर आराम कर रही थी कि अचानक मेरी नजर एक छोटे से बंद दरवाजे पर पड़ी। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। पता नहीं क्यों मन हुआ उस कमरे में जाने का। मुझे याद आया कि जिसने हमें यह घर दिलाया था उसने एक चाबी का पुराना सा गुच्छा हमें दिया था। मैं तुरंत उस गुच्छे को खोज लाई और उस कमरे का ताला खोल दिया। अंदर का नजारा काफी भयानक था। कमरे में बत्ती नहीं थी, पर क्योंकि दिन का समय था तो कमरे में बने दो बड़े बड़े रोशनदान से काफी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे में हर जगह धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे को साफ किए सदियां बीत गई हों। मैं खांसते हुए अंदर की ओर धीमे कदमों से बढ़ने लगी। कमरे में पुराना कबाड़ इकट्ठा कर रखा था, पर जब मैंने उन सब चीजों को गौर से देखा तो हैरान रह गई। वो संदूक, कुर्सी, मेज, मटके सब बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। उन पर की गई नक्काशी 16वीं या 17वीं शताब्दी की लग रही थी, किसी राजा महाराजा के समय की। तभी मेरी नजर एक अजीब से दिखने वाले ड्रेसिंग टेबल पर जाकर रुकी। उसका शीशा आधा टूटा था, पर फिर भी मेरी पूरी शक्ल उसमें दिख रही थी। मैं अनायास ही उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई। जैसे ही उसके पास पहुंच उसको खोलने की कोशिश करी, वह हिलने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी, पर मेरे चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ करती, वह ड्रेसिंग टेबल मेरे ऊपर गिर गया। मैंने बहुत कोशिश करी उसको उठाने की और खुद को निकालने की, पर ऐसा लगा मानो कोई उस पर और दबाव बना रहा है। मैं बेहोश होने लगी कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी और मेरे पति, बच्चे और डॉक्टर मेरे पास खड़े थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं हैरानी से उनको देख रही थी। तभी मेरा बड़ा बेटा रौनक बोला, मम्मी आप उस कमरे में बेहोश पड़े थे, मैं आपको खींचकर बाहर लाया। मेरे पति मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, वो टेबल थोड़ा सा और ऊपर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम भी ना मंजू, हद करती हो। इतनी भी क्या साफ सफाई करने की रहती है तुम्हें। तभी डॉक्टर बोले, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का सा फ्रैक्चर है हाथ में, ठीक हो जाएगा। रात को मैंने अपने पति को सारी आपबीती सुनाई। मुझे ना इस घर से डर लगने लगा है। मैंने कहा, सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मेरे पति अपने ऑफिस के चपरासी की बहन को घर ले आए। मंजू ये तुम्हारे काम में हाथ बंटाएगी और यहाँ ही रहेगी, रोज आना जाना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसे उसका कमरा दिखाया और उस दिन का सारा काम समझाकर अपने कमरे में वापस आई। शुक्रिया, आपको मेरी कितनी फिक्र है, यह कह मैं अपने पति के गले लग गई। तभी मैंने खिड़की के बाहर एक साया देखा। मैं भागकर वहां गई, पर्दा हटाया पर कुछ नहीं था। शायद वहम ही था।
यह सोच अपने दिल को मना लिया। कुछ दिन थोड़े सुकून से बीते। फिर एक दिन हमारी बाई आंगन में बंधी तार पर कपड़े डाल रही थी कि अचानक उसके चीखने की आवाज आई। मैं भागकर वहां पहुंची तो देखा कि वह फर्श पर गिरी हुई है और जिस लोहे के डंडों पर तार बांधकर हम कपड़े सुखाते हैं वह उस पर गिरा हुआ है। अरे लता, यह कैसे हुआ? यह डंडे तो बहुत मजबूत हैं, यह तुझ पर कैसे गिर गए? मैंने अचरज से पूछा। फिर मैं किसी तरह उसको उठाकर बिस्तर तक लाई और अपने पति को ऑफिस में फोन कर बताया। मेम साहब, यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आराम से कपड़े सुखा रही थी कि मेरी नजर ऊपर पीपल पर पड़ी। बस उसे देख रही थी कि ये अचानक मुझ पर गिर पड़े। वह दर्द से कराहती हुई बोली। मेरा माथा ठनका। जब भी हम में से किसी को चोट पहुंची है तब तब वहां पीपल के पेड़ का साया दिखा है। उस दिन उस कमरे में भी पीपल के वृक्ष का साया साफ दिख रहा था। मेरा शरीर कांप उठा। कहीं कोई पिशाच तो निवास नहीं करता इस पेड़ पर, जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें, इसलिए हमें चोट पहुंचाकर हमें यहाँ से निकालना चाहता है। मैं अब बहुत डरी सहमी सी रहने लगी। जरा सी आहट होने पर मेरी रूह कांप जाती। मैंने अपने इस डर और पीपल के पेड़ से जुड़ी सभी घटनाओं को अपने पति को बताया। हम चलो कुछ सोचते हैं, मेरे पति ने आश्वासन देते हुए कहा। कुछ दिन बीत गए। मुझे फिर सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था क्योंकि लता को गहरी चोट आई थी तो वह गांव चली गई। एक दिन मेरे पति अपने साथ एक आदमी को लाए। उन्होंने उसको पीपल का पेड़ दिखाते हुए कहा, यह पेड़ है, इसकी जितनी छंटनी कर सकते हो कर दो। जब मैंने यह सुना तो भागकर वहां पहुंची। यह क्या कर रहे हैं आप? पीपल का पेड़ भी भला कोई काटता है? मैंने गुस्से से कहा। मंजू, ये सब पुरानी दकियानुसी सोच है। पेड़ चाहे कोई भी हो उसकी छंटनी तो जरूरी होती है, और फिर इसकी छंटनी से इसकी छाया घर के हर कोने में नहीं पड़ेगी, तुम भी सुकून से रहोगी। चलो भैया जल्दी करो, उन्होंने कहा। वह आदमी पीपल के पेड़ की तरफ जैसे ही बढ़ा बहुत तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते हवाएं तूफान में तब्दील हो गई। तभी एक बहुत बड़ी टहनी पेड़ से गिरी और एक बहुत तेज आवाज आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद जब आंख खोली तो सब कुछ शांत हो गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन पर गिरे हुए थे और पेड़ की वह विशालकाय टहनी उनके ऊपर गिरी हुई थी और वह दर्द से चीख रहे थे। मैंने घबराकर रौनक को आवाज लगाई। उसकी मदद से हमने उस टहनी को जैसे तैसे हटाया और उनको अंदर लेकर लाए। डॉक्टर के आने पर एम्बुलेंस बुलवाई और हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति की कमर में फ्रैक्चर आया था। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। और कितनों को नुकसान पहुंचाएगा वह पीपल का पिशाच। कोई माने या ना माने, मुझे यकीन हो चला था कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहां रहें। उस समय यह सब अपने पति को बोलना ठीक नहीं समझा मैंने, पर मन में ठान लिया था कि जब वह ठीक हो जाएंगे तब हम यह घर छोड़ देंगे। अब हर रोज मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। एक दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैंने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो घबरा गई। मैं तुरंत अंदर पहुंच गई। जो देखा वह एक डरावने सपने से कम नहीं था। आंगन में मेरा छोटा बेटा डरा सहमा खड़ा था और ऊपर पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांस हलक में ही अटक गई। मेरा बड़ा बेटा पेड़ से लटका हुआ था। यह देख मेरे मुंह से चीख निकल गई।
मेरी चीख सुन रौनक डर गया और उसका हाथ फिसल गया। मैंने फुर्ती से पास पड़ी चारपाई उसके नीचे कर दी और वह धम्म से उस पर गिरा। मैं उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गई। उसकी पीठ बुरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी पीठ की सिकाई करी और उसे हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला दिया। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया था। सुबह जब रौनक उठा तो उसने मुझे बताया कि वह ऋषभ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। शटल पेड़ पर अटक गई। वह उसे लेने ऊपर चढ़ा तो किसी ने उसे धक्का दे दिया, पर वहां कोई नहीं था। वह गिरने लगा तो अचानक उसने डाल पकड़ ली। पर तू ऊपर चढ़ा ही क्यों? मैंने मना किया था ना कि उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाना। मैंने गुस्से में कहा। वो मम्मी, मेरे और ऋषभ के बीच शर्त लगी थी। बस वो जीतना चाहता था। शर्त जीतने के चक्कर में तुझे कुछ हो जाता तो मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, बस अब मेरा परिवार और नहीं सहेगा। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यह सब सोच ही रही थी कि एक परछाई दिखी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तभी वह परछाई मुझे गेट पर दिखी। मैं उसके पीछे वहां भागी। जैसे ही मैंने गेट पार किया, गेट अपने आप ही बंद हो गया। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो एक साया घर के अंदर जाते दिखाई दिया। मैंने जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, गेट खुला ही नहीं। मैंने खूब जोर लगाया पर गेट नहीं खुला। मैं पसीना पसीना हो गई, क्योंकि बच्चे अंदर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी ऋषभ के चीखने की आवाज आई। मम्मी, कहाँ हो आप? मम्मी, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मैं बाहर हूं। गेट नहीं खुल रहा। तू हिम्मत रख। रौनक, बेटा जल्दी से आ, मैं चिल्लाकर बोली। पर मुझे लगा कि मेरी आवाज ऋषभ रौनक तक पहुंच नहीं रही। मुझे बार बार ऋषभ की आवाज आ रही थी पर मेरी उस तक नहीं पहुंच रही थी। मैं असहाय हो गेट पर गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फिर गेट खोलने की कोशिश की। इस बार गेट आसानी से खुल गया। मैं भागकर अंदर बच्चों के कमरे में गई। वहां देखा तो वह आराम से सो रहे थे। मेरी जान में जान आई। जब वह उठे तो मैंने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था। मम्मी, कुछ नहीं हुआ था। हम तो आराम से सो रहे थे और हमें आपकी कोई आवाज नहीं आई। मैं समझ गई कि उस पिशाच ने मुझे डराने के लिए यह सब किया। मैंने बच्चों को तैयार होकर आने को कहा। उन्हें ले मैं हॉस्पिटल गई। वहां अपने पति को सब कुछ बताया। डॉक्टर के मुताबिक एक दिन बाद उनका प्लास्टर खुलना था। मैंने तय किया कि उस रात मैं वहीं रुकूंगी बच्चों के साथ। अगले दिन सुबह प्लास्टर खुलने के बाद हम सब घर पहुंचे। मेरा इरादा दृढ़ था। मैंने सामान बांधना शुरू किया। एक बार और सोच लो मंजू, शायद यह वहम ही हो। मैं कुछ नहीं जानती, शायद वहम हो, पर घटनाएं तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर सच में कोई पिशाच हुआ तो? नहीं, बस अब सोच लिया। हमें उस पिशाच को उसका घर लौटा देना चाहिए। सामान बांध हमारी गाड़ी उस घर के गेट से बाहर निकली। मैंने मुड़कर पीछे देखा। पीपल का वह पेड़ शांत खड़ा था और उसके पत्ते हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लगा कि अपनी जीत पर इतरा रहे हों। अब यह तब तक शांत रहेगा जब तक कोई और वहां रहने ना आ जाए।